अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक टू द कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। और लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे डाटा की। डाटा के बाद हमने देखा डाटा सेट्स क्या होते हैं और डाटा साइंस से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, जो कि उसके आप समझ लें कि कंपोनेंट्स होते हैं, वो क्या क्या थे। ठीक है, उसमें हमने बात की डाटा एनालिटिक्स की। उसके बाद हमने देखा कि डाटा सेट क्या होते हैं। उसके बाद हमने NLP को देखा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, बिग डाटा क्या होता है, डाटा माइनिंग क्या होती है, और इस तरह हमने जो है वो कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस किया था। उन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम आज का जो टॉपिक है हमारा वो हम शुरू करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि डाटा साइंस का स्कोप क्या है। स्कोप मींस कि इसकी अप्रोच कहाँ तक है, किन किन डोमेन्स को ये कवर करती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशन, डाटा साइंस को अप्लाई कैसे किया जाता है रियल वर्ल्ड में। उससे कुछ एग्जांपल्स हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रिलेटेड टू बुक। और थर्डली बिज़नेस प्रॉब्लम और डाटा साइंस का आपस में क्या ताल्लुक है, कि बिज़नेस के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कैसे डाटा साइंस की मदद से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बुक पे चलते हैं, बाकी जो है हम आपको वहाँ से डिस्कस करते हैं। 4.1.3 स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ डाटा साइंस। ठीक है, देखिए कि डाटा साइंस के बारे में हमने बात की कि डाटा साइंस की डेफिनेशन लास्ट टाइम मैंने आपके सामने बोर्ड पे भी लिखी थी कि एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड होती है जिसमें हम मैथमेटिक्स, स्टैट्स और कंप्यूटर साइंस के अंदर हम तीनों को यूज़ करते हुए हम डाटा के अंदर से इंसाइट्स, न्यू इन्फॉर्मेशन, मीनिंगफुल नॉलेज एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसी के बेस के ऊपर हम इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं। ओके, तो इसका स्कोप वहाँ तक होगा जहाँ हमने बेहतर से बेहतर डिसीजन लेने होंगे। तो इसमें अगर देखें, यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज है, मैं चाहता हूँ वो मिस ना हो जाए। कहाँ यूज़ किया जाता है? प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी। प्रेडिक्शन करना, हमने डाटा के ज़रिए क्या करते हैं, हम फ्यूचर के इवेंट्स को जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं और क्या करते हैं, उससे हम अंदाज़ा लगा देते हैं कि फ्यूचर में हमारे पास क्या आउटकम्स आने वाली हैं। ठीक है, उसके बाद है मशीन लर्निंग। ये नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से आ रहा है और मैंने कल लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया कि मशीन लर्निंग की बेसिकली एन आर्ट ऑफ टीचिंग मशीन्स। प्रैक्टिकल हम एप्लीकेशंस करते हैं मशीन्स को इंसानों की तरह थिंकिंग कैपेबिलिटी देने के लिए। ओके, नेक्स्ट है डाटा विजुअलाइजेशन। ओके, डाटा विजुअलाइजेशन क्या है कि हम डाटा को विजुअलाइज कर सकें ग्राफिकली। ओके, एक एग्जांपल भी है, मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूँ मैं उसको। देखिए मेरे पास यहाँ पे आप देखें स्कोरिंग कंपैरिजन है दो टीम्स का। ये एक विजुअलाइजेशन है आपको कि एक टीम है जिसका जो स्कोर है वो ब्लू कलर के अंदर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर छोटे छोटे सर्कल्स आप देख रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, इनका बार जो है वो जो लाइन चार्ट है वो इंक्रीज़ करती जा रही है ऊपर की तरफ, और ये छोटे छोटे सर्कल्स डिपिक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे विकेट्स जो हैं वो गिरी हैं। ओके, थोड़ा सा स्टीप उसने क्लाइंब ली, उसके बाद थोड़ा सा लीनियर हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अगेंस्ट। इट मीन्स के स्कोर जो है वो थोड़ा सा रुक गया है। वर्टिकल एक्सिस पे आपका स्कोर है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर आपकी ओवर्स हैं। जैसे जैसे ओवर्स बढ़ रहे हैं तो स्कोर की स्पीड से बढ़ा या उसके अंदर रन रेट में कोई कमी आई, उसके मुताबिक ग्राफ ऊपर नीचे रोटेट कर रहा है। अब इसको आप देख के विजुअलाइज कर सकते हैं कि एक टीम ने जो अपने स्कोरिंग की 50 ओवर्स तक, उसका चार्ट क्या है, उसकी लाइन कैसे है, और सेकंड टीम जो है वो देखें, अगर आप तो उन्होंने स्टार्ट में बहुत अच्छा दिया, आगे इनकी एक विकेट गिरी तो वो थोड़ा सा स्कोर डाउन हो गया। ठीक है, इस तरह ऐसे उन्होंने फिर अपनी रन रेट को इंक्रीज़ किया। तो इस तरह बताने का मकसद क्या है कि लाइन चार्ट एक एग्जांपल आपके सामने है जिससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि हमारे पास डाटा जो है हमें क्या इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है। उसके अलावा आपके सामने भी दो एग्जांपल मज़ीद यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, वापस चलते हैं बुक पे। अच्छा, देखिए डाटा विजुअलाइजेशन की बात कर ली हमने। नेक्स्ट है रिकमेंडेशन सिस्टम्स। रिकमेंडेशन सिस्टम्स क्या होते हैं? ये अपने पास बहुत सारा डाटा, प्री हिस्टोरिक डाटा इनके पास मौजूद होता है और बाज़ औक़ात हम खुद भी प्रोवाइड करते हैं, और उस प्रेफरेंसेस की बेस के ऊपर, आपकी पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग के बेस के ऊपर आपको पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइज्ड सजेशंस देते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि आप बाज़ औक़ात किसी वेबसाइट पर शॉपिंग करने जाएँ तो वहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ आपकी पसंद की चीज़ें आपको फ्रंट पे शो कर रहा होता है। ठीक है,
बाज़ औक़ात कुछ कुकीज़ भी आपकी वेबसाइट जो है वो स्टोर करती हैं आपके सिस्टम के ऊपर, जिससे आपकी प्रेफरेंसेस और पर्सनलाइज्ड लाइकिंग और डिसलाइकिंग की बेस के ऊपर आपको सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली आपको रिकमेंडेशन देता है कि ये चीज़ आपके लिए बेहतर है। ओके, बाज़ औक़ात क्या होता है कि मौसम की तब्दीलियों की वजह से भी वो चीज़ें जो हैं वो आपके सामने, फॉर एग्जांपल अभी सर्दियाँ आ रही हैं तो क्या होगा, सर्दियों से रिलेटेड आपको गर्म कपड़े, शूज़, जैकेट्स, इस टाइप के एड्स जो है वो शो करेगा। या आप किसी शॉपिंग वेबसाइट पे जाते हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पे भी आपको इस तरह की सजेशन शो करता है। तो ऐसे सिस्टम्स जो कि आपको रिकमेंडेशन देते हैं आपकी प्रेफरेंसेस की बेस के ऊपर, उनको हम कहते हैं रिकमेंडेशन सिस्टम्स। और इसकी बैक एंड के ऊपर एक ह्यूज नॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो ऑलरेडी डाटाबेस में पड़ा होता है और उसकी बेस के ऊपर ये डिसीजन करता है। नेक्स्ट देखते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी आपके सामने लिखी हुई है। सेंटिमेंट बेसिकली बोला जाता है आपके इमोशंस को। ठीक है, आपने मार्केट से कोई चीज़ परचेज़ की, आपको अगर पसंद आई, उसकी क्वालिटी अच्छी लगी, तो आप उसका एक पॉजिटिव रिव्यू भी दे देते हैं फीडबैक के फॉर्म में। ठीक है, या आप किसी शॉप पे गए, आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, तो आपने क्या किया, उसको जो है वो रिव्यू किया। गूगल के ऊपर भी आपको ये फैसिलिटी दी जाती है कि आपने स्टोर को या उस शॉप को आपने अच्छा रिव्यू दिया, तो उसका फ़ायदा क्या होता है, कुछ के जो दूसरे लोग होते हैं जिन्होंने अभी वहाँ से कोई चीज़ नहीं खरीदी, या वो ख्वाहिशमंद है और वो ढूंढ रहे हैं, सर्चिंग कर रहे हैं कि हमें कोई अच्छा सा स्टोर मिले जहाँ पे क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमें मिले या सर्विसेज मिलें, तो क्या होगा, उसका फिर फ़ायदा उन लोगों को भी होता है। और इस चीज़ को कहते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस। अच्छा, यहाँ पे एनालिसिस की बात की गई है, इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँ कि एक तो है सेंटिमेंट, आपकी इमोशंस पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल, और एनालिसिस कहते हैं कि इसी के बेस के ऊपर डिसीजन करना कि अगले आने वाले शख्स को क्या रिकमेंडेशन सिस्टम ये रिकमेंड करेगा ये स्टोर, ऑब्वियसली नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एनालिसिस की बेस के ऊपर बैक एंड पे ऑब्वियसली डाटा मौजूद है। हज़ारों रिव्यूज़ होते हैं, जितने रिव्यूज़ ज़्यादा होंगे उतना ही अच्छा डाटा सैंपल हमारे पास होगा और उतनी ही अच्छी प्रेडिक्शन की जा सकती है। ओके, तो सेंटिमेंट एनालिसिस द टर्म यूज टू आइडेंटिफाई सेंटिमेंट्स ऑफ अ कस्टमर बाय एनालाइजिंग द रिव्यू अबाउट द प्रोडक्ट। जैसे मैं अभी आपको बताया कि प्रोडक्ट के रिव्यूज़ के बारे में हम कस्टमर के सेंटिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो सेंटिमेंट क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। न्यूट्रल मीन्स कि बस दरमियाना सा था, ना अच्छा था ना बुरा था। ओके, पॉजिटिव इट मीन्स कि वेरी गुड। ठीक है, और ज़्यादातर 5 स्टार रिव्यूज़ होते हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। ठीक है, तो इस तरह आप कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये कैसे किए जा सकते हैं, ऑन रिव्यूज़, टेक्स्ट या ओपिनियंस। रिव्यूज़ मैंने बता दी, इस तरह हम गूगल के ऊपर भी 5 स्टार रिव्यूज़ दे सकते हैं। बाज़ औक़ात मैप्स पे जाएँ, आपको स्टोर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं उसके ऊपर। टेक्स्ट के फॉर्म में आप कोई सेंटेंस लिख देते हैं, कोई अपना कमेंट कर देते हैं। और ओपिनियन से मुराद ये है कि आप अपने माइंड में क्या राय रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास है फ्रॉड डिटेक्शन। ओके, फ्रॉड डिटेक्शन कैसे हो सकती है, ज़्यादातर फाइनेंशियल जो हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें ये जो है ज़्यादा मैटर करता है। फ्रॉड डिटेक्शन में क्या होगा कि हम देखते हैं कि नॉर्मल मार्केट में या एक फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में एक बेस वैल्यू अमाउंट पड़ी हुई है। ठीक है, कैश आ भी रहा है, कैश जा भी रहा है, एक नॉर्मल आप समझें कि एक फ़्लो चल रहा है। लेकिन अचानक अगर आपके अकाउंट में मिलियंस ऑफ डॉलर्स आ जाएं या मिलियंस ऑफ रुपीज़ आ जाएं, इट मीन्स कि यहाँ पे कोई मसला था। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, इनके बैकएंड के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त किस्म की मॉनिटरिंग सिस्टम चल रहा होता है जो कि आपके अकाउंट को मॉनिटर कर रहे होते हैं। इन केस आपके अगर नॉर्मल थ्रेशोल्ड से ज़्यादा कैश आपके अकाउंट में आ जाए तो फिर बाज़ औक़ात FBI वाले आपको नोटिस भी जारी करते हैं कि आप हमें एक्सप्लेन करें कि ये इतना पैसा आपके पास कहाँ से आया। ठीक है, तो फ्रॉड डिटेक्शन में डाटा एनालिसिस जो है वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। नीचे इंडस्ट्रीज़ की एग्जांपल्स आ रही हूँ, मैं आपको एप्लीकेशन के अंदर डिस्कस करूँगा कि सनतकारी जो हमारी कोई सीमेंट फैक्ट्री है, कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसके अंदर ये कैसे डाटा जो है डाटा साइंस ऑपरेट करती है। फाइनेंस, हेल्थ केयर, मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म है जो मैंने आपको आज डिस्कस करनी है, वो ये है बिजनेस प्रॉब्लम। ठीक है, ये क्या होता है, इसकी छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, अ गैप बिटवीन एग्जिस्टिंग एंड डिजायर्ड स्टेट ऑफ अ सिचुएशन। ओके, बिजनेस प्रॉब्लम एक होता है सिंपल प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी जिसको आप सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, उसको हल करने की कोशिश करते हैं। बिजनेस प्रॉब्लम क्या होगा, लेट्स सपोज आप एक बिजनेसमैन है और आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मेरा जो मौजूदा करंट सिनेरियो है इसको मैं बढ़ाऊं, अपने बिज़नेस को इंक्रीज़ करूं, इसकी सेल्स इंक्रीज़ करूं, प्रॉफिटेबल बनाऊं और उसको एक नए जो है वो ऊंचाइयों पर लेके जाऊं बिज़नेस को। तो उस सिचुएशन को जिसमें आप अभी मौजूद हैं और आपका जो ख्वाब है, जो आपका टारगेट है, वहाँ तक आपको जाने के लिए जो एक्शंस लेने हैं,
जो आप नेसेसरी स्टेप्स लेंगे उसको आप क्या कहेंगे, एक बिजनेस गैप, ठीक है। अब जो एक्शन आप बना रहे हैं वो आपकी प्लानिंग है। अब ये प्लानिंग कैसे होगी, ये डाटा साइंस की मदद से ही होगी। आप अपना जो करंट स्टेज जिसके ऊपर आप खड़े हैं, अपने बिज़नेस को लेके चल रहे हैं, उसको आप देखेंगे इसमें स्ट्रेंथ्स क्या हैं, इसमें वीकनेसेस क्या हैं, इसके अंदर मज़ीद क्या बेहतरी लाई जा सकती है और मुझे किन किन रिसोर्सेज की मज़ीद ज़रूरत है और मुझे बिज़नेस स्ट्रेटजीज़ कैसे अपनानी चाहिए कि मैं अपने बिज़नेस को मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जाऊँ। इट इज़ अ डिज़ायर्ड एक्शन और सीरीज़ ऑफ एक्शंस। कह रहा है या तो एक्शन है जो आपने सोचा है या एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हैं बिटवीन द एग्जिस्ट टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव। जो भी आपका मकसद था, आपने अपने बिजनेस को ग्रो करना था, तो उसका जो एक्शन स्टेट है उसको हम कहते हैं बिजनेस गैप, बिजनेस प्रॉब्लम। ओके, तो बिजनेस प्रॉब्लम जो है वो हम डाटा साइंस की मदद से कैसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए ज़रा। अच्छा, टू डिसाइड बेस्ट रूट्स, ठीक है, टू डिसाइड बेस्ट रूट्स फॉर शिपिंग ऑफ गुड्स और पैसेंजर प्लेन्स। ओके, आपने अब आप सब समझें कि आप एक बिजनेस मैन हैं, ठीक है, आप अपना अपना एक बिज़नेस सोच लें माइंड में। आपका बिज़नेस इंटरनेशनल मार्केट के अंदर मौजूद है और आपका जो गुड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, वो पूरी दुनिया में दी जाती हैं, ठीक है। तो अब आप ये तसव्वुर करें कि आपने अगर एक ऑर्डर आपके पास आया बल्क में और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो आप ज़ाहिर बात है वो प्रोडक्ट आप पहुंचाएंगे भी तो सही ना। अब उस पहुंचाने के लिए आप क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे? क्या आपके पास कोई ऐसी कोई कंपनी है जो आपको इस सर्विसेज प्रोवाइड करके पहुंचाने की? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आपको वो प्रॉफिट के बजाय लॉस में शिफ्ट करना पड़े, ठीक है। तो बाज़ औक़ात इंटरनेशनल कंपनीज़ भी जो हैं वो लॉस में चली जाती हैं, सिर्फ अगर आप इसके ऊपर नज़र नहीं रखेंगे कि आपकी जो गुड्स हैं वो किस किस मरहले से होती हुई एंड जो टारगेट है कस्टमर है वहाँ तक पहुँच रही है। तो ये है कि बेस्ट रूट डिसाइड करना कि जिसमें आपको कम से कम खर्चा हो, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो गुड्स पहुंचाने के लिए, या पैसेंजर एयरप्लेन्स। फॉर एग्जांपल आपने कहीं ट्रैवल करना है और आपने ट्रैवलिंग के दौरान हमेशा जो है वो जितने भी ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उनकी कोशिश होती है कि वो रूट चूज़ किया जाए जो सबसे कम खर्च हो, ठीक है। तो रेट्स के हिसाब से आपको मुख्तलिफ़ तरह के जो हैं वो रूट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। कुछ शहरों के बीच में से गुजर के जाते हैं, कुछ मोटरवेज़ का सहारा लेते हैं। अगर हम एयरप्लेन्स की बात करें तो उसमें आपको पता है कि एयर टू एयर का जो रूट है वो भी डिसाइड किया जाता है कि जहाँ पे फ्यूल खर्चा कम आए, क्योंकि जहाज़ का जो फ्यूल होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो इसके लिए मैंने आपको एक विजुलाइज़ कराता हूँ मैं कि एयरप्लेन्स जो है वो कैसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें मेरे पास एक वेबसाइट है, इसको आप कहते हैं Flightradar24। उसमें आप देखें कि ये पाकिस्तान का नक्शा है और ये अगर आप गौर करें तो यहाँ पे 2 फ़्लाइट्स मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद हैं, ठीक है, या उस तक अप्रोच कर रही हैं। अगर मैं किसी प्लेन पे टैप करता हूँ तो मुझे बता देता है कि वो प्लेन कहाँ से आया और कहाँ जा रहा है, उसका आईडी नंबर, और इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाज़ का जो रूट है वो कहाँ से कहाँ तक था। और आपको अमूमन नॉर्मली क्या होगा, ऐसे रूट्स भी मिलेंगे जो कि तमाम जहाज़ों के लिए कॉमन है, ठीक है, यानी सारे उसी लाइन को फॉलो कर रहे हैं। इट मीन्स कि वो जो रूट है ऑप्टिमाइज्ड रूट है, उस पर जो एक्सपेंस कम हो रहा है और जो है वो कम टाइम में भी आपकी जो फ़्लाइट्स हैं वो जा रही हैं, ठीक है। अगर इसमें जूम आउट करूँ तो देखिए आपको पूरी दुनिया के प्लेन नज़र आ रहे हैं। यहाँ से आपको ऑप्टिमाइज रूट का अंदाज़ा हो रहा है कि ये देखें कैसे ये मूव कर रहे हैं बहुत सारे प्लेन्स। ओके, वापस चलते हैं बुक पे। सेकंड है टू चूज़ बेस्ट प्रोडक्ट अमंग मैनी, विच वन टू बाय, ए और बी। ओके, मैंने आपको थोड़ी देर पहले मिसाल दी, आप एक ऑनलाइन वेबसाइट पे गए, आपने कुछ फॉर एग्जांपल जैकेट्स खरीदनी है। अब आप क्या कर रहे हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ की जैकेट्स आपको बताएगा, उसकी प्राइस बताएगा, क्वालिटी बताएगा, लेकिन आप ज़्यादा प्रेफर उसको करते हैं कि नीचे रिव्यूज़ क्या हैं, ठीक है। तो ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि आपको जो प्रोडक्ट दी गई है उसमें से आप डिसाइड करना आपके लिए आसान हो जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट चूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। बाज़ औक़ात प्रोडक्ट अच्छी होती है लेकिन उसका जो सप्लायर है वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो आप उस चीज़ को भी रहने देते हैं, ठीक है। आपका सप्लायर अच्छा हो, आपकी प्रोडक्ट अच्छी हो, उस मार्केट प्लेस की रेपुटेशन अच्छी हो, जो सप्लायर है उसकी रेपुटेशन अच्छी हो, तो उससे आपको डाटा की बेस के ऊपर डिसीजन करना आसान हो जाता है। थर्ड है टू फोरसी डिलेज ऑफ फ्लाइट, शिप और ट्रेन, ठीक है, थ्रू प्रिडिक्टिव एनालिसिस, को ब्रैकेट में लिखा हुआ है। आप अक्सर देखते हैं कि हमारे यहाँ जो ट्रेन्स हैं वो कुछ घंटा 2 घंटे बाज़ औक़ात लेट हो जाती हैं, या बाज़ औक़ात ट्रैफिक जाम की वजह से भी बसेस जो हैं वो लेट हो जाती हैं। तो उसका नुकसान क्या होता है
ठीक है, आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आप अपनी जो सफ़र है, जर्नी है, उसको मद्देनज़र रखते हैं प्रेडिक्शन करके कि आया अगर बस 15-20 मिनट लेट है तो मुझे घर से कब निकलना चाहिए, ठीक है, बस स्टेशन के लिए, या ट्रेन अगर घंटा लेट है तो मुझे जहाँ पहुँचना है वहाँ पे मुझे कितनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपको कोई इमरजेंसी हो, तो इस डाटा की बेस के ऊपर आप जो है वो इस चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं। और ट्रेन की भी जो है वो हमारे यहाँ पे लाइव ट्रैकिंग होती है इनके ऐप के ऊपर, ठीक है, रेलवेज़ की, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। टू क्रिएट प्रमोशनल ऑफर्स, ठीक है, विच प्रोडक्ट्स आर मोर पॉपुलर देन द अदर्स, प्रमोशन ऑफर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी है, उसकी एक हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उसको एक तो प्रमोट कर रहे होते हैं, साथ ही जो कम प्रमोट हो रही है, यानी जिसको लोग कम खरीदते हैं, उस पर कोई ना कोई ऑफ़र लगा सकते हैं। हो सकता है फ्लैट सेल ऑफ़र कर दें, डिस्काउंट ऑफ़र कर दें, ताकि वो जो चीज़ हमारी इन्वेंट्री में पड़ी है वो भी सेल आउट हो जाए और हमारा उसके थ्रू भी हमारी जो है प्रॉफिट में इंक्रीज़ आए, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है वो कैसे मैनेज किया जाता है, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम्स हमारे पास ऑपरेट कर रहे होते हैं। हमें हर एक चीज़ का डाटा होता है कि हमारे पास इतने स्टॉक में जो है फलां आइटम जो है वो पड़ा हुआ है, उससे मेरे लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। नेक्स्ट है टू फाइंड बेस्ट सूटेबल टाइम टू डिलीवर गुड्स टू रिड्यूस कॉस्ट। बाज़ वक़्त आपने चीज़ सप्लाई करते हुए भी आपको मद्देनज़र रखना होता है कि कौन सा टाइम बेहतर है, ठीक है। बाज़ वक़्त कुछ ऐसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप मोटरवे पे जा रहे हैं, सर्दियाँ हैं, ठीक है, और बाज़ वक़्त फॉग की वजह से मोटरवे को बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो गुड्स हैं बाज़ वक़्त कुछ सेंसिटिव होती हैं जो कि ख़राब भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल टमाटर है, ठीक है, आपने सप्लाई किया, आप उसके सप्लायर हैं बहुत बड़े, तो क्या होगा, टमाटर जो है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आपने ऐसा रूट चूज़ करना होता है, बाज़ वक़्त ऐसा टाइम चूज़ करना होता है कि जिस पे आपकी जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं वो मुतासिर ना हो। ओके, टू फोरसी नेक्स्ट ईयर्स रेवेन्यू फॉर अ कंपनी, टू फोरकास्ट कहते हैं अंदाज़ा लगाना, एक्सपेक्टेशन लगाना, मौजूदा डाटा की मदद से, पास्ट डाटा की मदद से फ्यूचर का जो हमारा है प्रॉफिट सेल का जो है रेशो, वो उससे भी हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक कंपनी का रेवेन्यू कहते हैं कि आपकी कितनी सेल हो रही है, इसमें जो है आपका ख़र्चा भी शामिल होता है, यानी जितनी अर्निंग आप कर रहे हैं, प्रॉफिट जितना आ रहा है, यानी जितनी अर्निंग आपकी हो रही है उसमें से भी हमने ख़र्चा नहीं निकाला होता, इसको कहते हैं रेवेन्यू, ठीक है। प्रॉफिट तब बनता है जब आप रेवेन्यू में से अपने कॉस्ट वगैरह, खर्चे वगैरह निकाल लेते हैं। तो हम कितना मज़ीद अर्न कर सकते हैं अगले साल, कंपनी के अंदर क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, वंस अगेन डाटा की मदद से हम ये काम करेंगे। टू एनालाइज हेल्थ बेनिफिट ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके स्कूल में एब्सेंटीज़म ज़्यादा हो रही है, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से, या बच्चे हम देखते हैं कि 5-6 महीनों से ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई मुतासिर हो रही है। तो क्या किया जाए, स्कूल के अंदर एक फॉर एग्जांपल हम एक फ़िज़िकल फिटनेस प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, जिसमें बच्चों को छोटी मोटी एक्सरसाइजेज करवाई जाएंगी, फ़िज़िकल फिटनेस के ऊपर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी। उसके बाद हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारे पास डाटा कलेक्शन हम करेंगे, ठीक है, उसके डाटा सेट बना लेंगे, फिर उस पर एनालिसिस करेंगे कि आया बच्चे इंप्रूवमेंट हमारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या इनकी एब्सेंटीज़म में कमी आ रही है, ठीक है, कितनी बेहतरी हुई है, प्रेजेंट बच्चे कितने ज़्यादा हुए हैं और उनकी सेहत पे कितना अच्छा असर पड़ा है। ये वंस अगेन डाटा की मदद से हम इसकी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो इसकी एक एप्लीकेशन है। एक और है इसमें, जब टू प्रिडिक्ट सम फोरकमिंग इवेंट लाइक हु विल विन इलेक्शंस और क्रिकेट मैच और एनीथिंग, ठीक है। करंट और पास्ट डाटा की मदद से हम देख सकते हैं कि एक पार्टी है, फॉर एग्जांपल इलेक्शन आने वाले हैं, आपको भी अंदाज़ा हो जाता है, आपने नोट किया होगा कि किसकी मकबूलियत ज़्यादा है, ठीक है। उस तरह अगर एक क्रिकेट मैच चल रहा है, फुटबॉल मैच चल रहा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस टीम की पोजीशन कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उसके मुताबिक भी आप क्या कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये थी कुछ एप्लीकेशंस, ये थी एक जनरल एप्लीकेशन जिसमें हमने बात की कि बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और एप्लीकेशंस। नेक्स्ट ये है कि बिज़नेस प्रॉब्लम्स में डाटा साइंस का जो है वो क्या रोल है। तो ये भी इंटरलिंक्ड है, इसको मैं जल्दी जो है वो रिव्यू करूँगा, बाकी आप इसको रीड खुद कर लीजिएगा। देखें, सबसे पहले बिज़नेस प्रॉब्लम्स की बात की जाए डाटा साइंस से रिलेटेड, तो इंडस्ट्री, इसको मैंने अभी डिस्कस किया कि डाटा साइंस कैन बी यूज्ड टू मेक डाटा ड्रिवन डिसीजंस बाय एनालाइजिंग हिस्टोरिकल डाटा एंड प्रेडिक्टिंग फ्यूचर ट्रेंड्स। पास्ट डाटा की मदद से हम फ्यूचर ट्रेंड्स भी एनालाइज कर सकते हैं। ये इंडस्ट्री के अंदर इसका एप्लीकेशन। अब तक जितने भी हमने बात की, पीछे एग्जांपल देखी, तकरीबन इंडस्ट्री से रिलेटेड ही थी। उसमें हमने ट्रांसपोर्ट की बात की, ठीक है, उसके अंदर हमने बिज़नेस की बात की जिसमें हम अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, ऑनलाइन हमने सेल परचेज देखी। तो उसके अंदर क्या है, इंडस्ट्री के अंदर डाटा साइंस कैसे हेल्पफुल होती है वो हमने भी देखा। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, इफेक्टिव मार्केटिंग होगी और इम्प्रूविंग क्वालिटी कंट्रोल। हम क्या करेंगे, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। ज़ाहिर बात है, जब क्वालिटी इम्प्रूव होगी तो फिर इसका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा, आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है अच्छे तरीके से बढ़ेंगी और आपका मार्केट शेयर इंक्रीज़ हो जाएगा।
नेक्स्ट है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर कहते हैं वो लोग जो कि चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, कंज्यूम करते हैं, गुड्स चीज़ें, ठीक है। मार्केट में आप जाते हैं परचेजिंग करने, आप किसी यूटिलिटी स्टोर पे चले गए, किसी शॉपिंग मॉल में चले गए, वहाँ से आप अपनी यूटिलिटी ग्रॉसरी शॉपिंग्स करते हैं और घर की तरफ ले आते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अंदर डाटा साइंस कैसे काम करती है कि आप सपोज़ करें आप एक यूटिलिटी स्टोर या शॉपिंग मॉल चला रहे हैं, या आपका अपना शॉपिंग मॉल है, उसमें आपके इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था। उसमें क्या होता है, हमारे इन्वेंट्री के अंदर जो आइटम्स हम परचेज़ करते हैं, सप्लायर हमें देता है पीछे से, ठीक है, हम उसका एक सारा रिकॉर्ड सिस्टम में डाल देते हैं। जैसे जैसे वो चीज़ चेकआउट होती जाती है, कस्टमर परचेज़ कर रहे हैं, हमने बिलिंग सिस्टम में उसको इन किया, जैसे ही वो बिल जो है बनता है, उसके साथ ही वो इन्वेंट्री में से माइनस भी हो जाती हैं, ठीक है। तो हम किसी भी टाइम देख सकते हैं हमारे पास क्लोथिंग है, हमारे पास यूटिलिटी का सामान है, ठीक है, टॉयलेटरीज़ हैं, जूते हैं। आपने देखा है शॉपिंग मॉल में बहुत कुछ होता है बिकने के लिए, मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं, हर कैटेगरी के अंदर कितना आइटम हमारे पास रिमेनिंग है वो सारा हिसाब हम इसके अंदर से लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कंज्यूमर गुड्स के अंदर डिमांड फोरकास्टिंग पार्टिकुलर गुड्स की, फॉर एग्जांपल हमारा जो है वो गर्म कपड़े ज़्यादा बिक गए हैं और जो है वो कुछ जैकेट्स फॉर एग्जांपल ज़्यादा बिक गई हैं, तो अब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैकेट्स हमें मज़ीद मंगवानी है, ओके। तो फिर क्या होगा, हम अपने सप्लायर को रब्ता करेंगे, हमें मज़ीद जो है वो जैकेट्स जो है प्रोवाइड की जाए, हमारी इन्वेंट्री में स्टॉक ख़त्म हो रहा है, ओके। नेक्स्ट आगे देखें, लॉजिस्टिक कंपनीज़ वो कंपनीज़ होती हैं जो कि आपके प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग साइड से, ठीक है, यानी पॉइंट ज़ीरो से उठा के आपके एंड टारगेट कस्टमर तक जो है प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। लॉजिस्टिक्स के अंदर क्या आ जाएगा, आपकी फॉर एग्जांपल आप अगर ख़ुद एक बिज़नेस चला रहे हैं, आपने अपना मार्केट ओपन की हुई है, आपकी अपनी शॉप है, शॉपिंग मॉल है, उसके अंदर जो सामान आ रहा है, वो जो सामान फैक्ट्री से प्रोड्यूस होकर आपके मार्केट तक आ रहा है, वो लॉजिस्टिक के अंदर शामिल होता है, ठीक है। तो लॉजिस्टिक कंपनीज़ क्या करती हैं, डाटा साइंस की मदद से रूट ऑप्टिमाइज़ करती हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको मिसाल भी दी कि कम से कम खर्चे में जल्दी से जल्दी चीज़ जो है हमारे पास पहुंच जाए। और उसके बाद क्या है, डिमांड फोरकास्टिंग, वही जो हमने कंज्यूमर गुड्स के अंदर ही बात की थी कि किस चीज़ की कितनी डिमांड है, उसके हिसाब से चीज़ को वहाँ से मंगवाया जाए। रियल टाइम ट्रैकिंग, हमारी चीज़ कहाँ तक पहुँची। अक्सर आप जब लॉजिस्टिक कंपनी के पास कोई एनवेलप भी अगर आप भेजना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद से आपने लाहौर भेजना है, आपको ट्रैकिंग नंबर देते हैं, आप वेबसाइट पर जाकर ट्रैकिंग नंबर डालें, आपको बता देते हैं जी आपकी जो शिपमेंट है वो इस टाइम किस मरले के अंदर है, ओके। तो ये आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। लोड बैलेंसिंग, एक रूट पकड़ा हुआ है, हो सकता है वो रूट जाम हो, फॉर एग्जांपल मोटरवे से आप जा रहे हैं, आपका सामान जा रहा है, अगर वो मोटरवे ब्लॉक है तो क्या ऐसा अल्टरनेटिव रूट है हमारे पास कि उस जगह पे हमारा लोड ना बढ़े, ठीक है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए भी मल्टीपल रूट सेलेक्ट किए जाते हैं। इसे कहते हैं लोड बैलेंसिंग, कि आपकी जो कैरियर, जो आपका कैरियर, ये लिखी भी है बात, कैरियर कहते हैं वो कंपनी जो आपका गुड्स और प्रोडक्ट्स पहुँचा रही है आगे तक, ठीक है। फॉर एग्जांपल TCS है, DHL है, लेपर्ड्स हैं, कुछ भी है। तो क्या होगा, लोड बैलेंसिंग ये होगी। और कैरियर सिलेक्शन है कि किस कंपनी को आपने चूज़ करना है जो आपको रेट भी अच्छा दे और आपकी प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से और अच्छी कंडीशन में आगे तक पहुंचाए। कॉस्ट रिडक्शन, कम खर्च भी हो, ऐसा ना हो कि आपके कॉस्ट इतनी बढ़ जाए इसकी डिलीवरी की कि आपको जो है वो प्रॉफिट की बजाय लॉस में चले या प्रॉफिट मार्जिन आपका कम हो जाए, ठीक है। ग्लोबल ट्रेड ऑप्टिमाइजेशन, लॉजिस्टिक कंपनी सिर्फ लोकली नहीं प्रोडक्ट बेचते बल्कि ये इंटरनेशनली भी जाती हैं, ठीक है, प्लेन्स के ज़रिए भी जाते हैं, इनके अपने कार्गो प्लेन्स भी होते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल ट्रेड की बात की जाए तो आप इंटरनेशनल मार्केट से कम्पीट कर रहे होते हैं, तो ये लॉजिस्टिक जो कंपनीज़ हैं ये आपको सर्विस प्रोवाइड करती हैं और ये इनको चूज़ करना ये बहुत अहम डिसीजन होता है। स्टॉक मार्केट और ई-कॉमर्स, स्टॉक मार्केट में क्या है कि हमारे पास जो बेसिकली स्टॉक मार्केट करती क्या है कि आपके पास जो इंटरनेशनल कंपनीज़ होती हैं वो अपने स्टॉक्स बेचते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि उसमें इक्विटेबल शेयर उस बंदे को दिया जाता है जिसके पास कुछ सर्टेन नंबर ऑफ़ स्टॉक्स होते हैं। ये स्टॉक्स की ख़रीदो फरोख्त होती है जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स जो हैं वो फ़ायदा उठाते हैं और इसमें प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो रखा जाता है। एक बड़ी डिटेल्ड बात है, उसके अंदर मैं नहीं जाना चाहूँगा, बस सिर्फ इतना आप देख लें कि स्टॉक मार्केट्स के अंदर डाटा साइंस कैसे हेल्प आउट करती है कि स्टॉक्स बाज़ात एक कंपनी प्रॉफिटेबल कंडीशन में जा रही है तो उसके स्टॉक ख़रीदना जो है वो फ़ायदेमंद होता है और बाद में जो है वो स्टॉक्स बेच के आप एक प्रॉफिट मार्जिन रख सकते हैं और उससे आपको अच्छा खासा फ़ायदा होता है। और पूरी दुनिया तकरीबन कई जगहों पे ये काम चल रहा है। हमारा हर एक कंपनी मुल्क की अपनी भी एक स्टॉक एक्सचेंज होती है, जिस तरह पाकिस्तान की अपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे इन्वेस्टर्स बायर सेलर्स सारे बैठ के स्टॉक्स ख़रीदते हैं और बेचते हैं, ठीक है। उसमें क्या है कि कौन कौन सी टेक्निक्स लगती हैं डाटा साइंस की, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग,
ठीक है। एल्गोरिदम्स डिफाइन कर दिए जाते हैं कि अगर स्टॉक इस कंडीशन में है तो हमें परचेज़ करने हैं, या किन किन कंडीशन की बेस पे हमें अपने स्टॉक्स को बेचना है, ठीक है। वो ऑटोमेटिक सिस्टम काम कर रहा होता है, आपको अपना माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें मशीन लर्निंग भी बाज़ औक़ात हेल्प आउट करती है। मार्केट सेंटीमेंट एनालिसिस, अभी सेंटीमेंट एनालिसिस की हमने डेफिनेशन देखी कि रिव्यूज़ के मुताबिक पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल हम क्या करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं। और मार्केट सेंटीमेंट एनालिसिस क्या हुआ कि मार्केट में क्या चीज़ पॉजिटिव है, क्या चीज़ नेगेटिव है, ठीक है। एक कंपनी लॉस में जा रही है, आप उसका स्टॉक नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मार्केट सेंटीमेंट एनालिसिस में आती है। वोलेटिलिटी प्रेडिक्शंस, किसी मार्केट में कोई चीज़ प्राइस कितनी फ्लक्चुएट कर रही है, प्रॉफिट में जा रही है, नुकसान में जा रही है, ठीक है। प्राइसेस हाई हैं तो आप थोड़ी देर रुक जाते हैं, प्राइसेस लो तो फिर आप खरीद लेते हैं, और प्राइसेस हाई होने का वेट करते हैं, प्राइसेस हाई होगी तो अच्छे प्रॉफिट में चीज़ बिकेगी। दिट इज़ कॉल्ड वोलेटिलिटी प्रेडिक्शंस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मैथमेटिक्स और स्टैट्स की मदद से आप एनालिसिस करते हैं मार्केट का। मशीन लर्निंग बेस्ड ट्रेडिंग, जब मैंने आपको भी यहाँ पे एग्जांपल दी एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग से, कि मशीन लर्निंग के बेस के ऊपर मशीन अपना जो है वो ह्यूमन माइंड, क्योंकि हमने मिमिक किया होता है, तो मशीन लर्निंग के बेस के ऊपर एआई की मदद से भी हम एक एस्टिमेट लगाते हैं, और उसकी बेस के ऊपर हम सेल और परचेज जो है वो करते हैं स्टॉक्स को। मार्केट सर्विलेंस, मार्केट पर नज़र रखना, ठीक है, कि कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, जैसे आप इसको कह सकते हैं रैकी करना, ठीक है, मॉनिटर करना। मार्केट को मॉनिटर करने का फिर फ़ायदा ये होता है कि आपको एक अच्छा इफेक्टिव डिसीजन लेने में मदद मिलती है। एंड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, स्टॉक परचेज़ करना रिस्की तो नहीं है कहीं, क्या पता पर स्टॉक परचेज़ करें कंपनी फ़ौरन लॉस में चली जाए, आपके स्टॉक ज़ाया और आपको अच्छा खासा लॉस हो सकता है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट इसको कहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे हम अपना लेक्चर आज ख़त्म करेंगे। ई कॉमर्स, ठीक है। ई कॉमर्स सिंपल है कि आप बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं गुड्स की, प्रोडक्ट्स की, ठीक है, एक शॉप में बैठ के। दिस सिंपली कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होगा कि आप इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन बैठ के बिजनेस को रन कर रहे हैं, ये जो है ई कॉमर्स के अंदर आता है। तो डाटा साइंस में कैसे हेल्प करती है, रिकमेंडेशन सिस्टम्स की बेस के ऊपर, अभी मैंने डिटेल में बताया पीछे रिकमेंडेशन सिस्टम क्या होते हैं, आपको प्रेफरेंसेस की बेस के ऊपर रिकमेंड करती है चीज़ें, ठीक है। कस्टमर सेगमेंटेशन, कस्टमर की कैटेगरी बना दी जाती है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो कि हाई एंड कार्स बना रही है, मीडियम एंड कार्स भी बना रही है, और बिल्कुल लो एंड कार्स भी बना रही है, ताकि हर उस कस्टमर को टारगेट किया जा सके जो कि कुछ मिडिल क्लास है, कोई लोअर मिडिल क्लास है, कोई अपर मिडिल क्लास है, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, ठीक है। तो क्या किया जाता है, कस्टमर्स को सेगमेंट करके उनको टारगेट किया जाता है, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ों को बनाया जाता है। शॉपिंग कार्ट एनालिसिस, ठीक है। शॉपिंग कार्ट, आपको पता है आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं ऑनलाइन ही, तो आपके पास शॉपिंग कार्ट में चीज़ें ऐड होती जा रही होती हैं। उससे एनालिसिस किया जाता है कि कौन सी चीज़ लोग ज़्यादा क्लिक कर रहे हैं, ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो उससे अगर आपकी खुद की एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सी चीज़ पे कस्टमर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आजकल, ठीक है। फ्रॉड डिटेक्शन, ई कॉमर्स में कोई फ्रॉड तो नहीं है, ठीक है। बाज़ औक़ात ऑनलाइन आप बैठ के बाइंग कर रहे हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, आपको नहीं पता कि जो सप्लायर है वो किस टाइप की कैटेगरी, उसकी रेपुटेशन क्या है, ठीक है। तो उसमें उसको भी आप जो है डाटा साइंस की मदद से अंदाज़ा लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिव्यूज़, ओके, कि कोई ये बंदा आपके साथ फ्रॉड तो नहीं कर जाएगा। तो हमेशा आप जब भी कोई चीज़ खरीदना चाहें ऑनलाइन, तो हमेशा एक ट्रस्टेड और ट्रस्टवर्दी वेबसाइट से या सेलर से रिव्यूज़ वगैरह देख के अच्छी तरह अपनी मार्केट सर्च करके हमेशा परचेज़ करें। दैट्स अ बोनस टिप फॉर यू। सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन, सप्लाई चेन में आपकी जो लॉजिस्टिक की मैंने बात की कि फैक्ट्री से चीज़ प्रोड्यूस हुई आपके शॉपिंग मॉल तक, और शॉपिंग मॉल से आगे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारा सप्लाई चेन के अंदर आता है, ठीक है। एक पूरी चेन होती है, उसको ऑप्टिमाइज़ करना कि कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल आपके पास गुड्स जो हैं वो मौजूद हों, आने और आगे भेजने में भी नुकसान ना हो, ठीक है। एंड कस्टमर सेंटिमेंट एनालिसिस, ये दोबारा बात रिपीट होगी, इसमें मैं अब दोबारा बात नहीं करूँगा कि कस्टमर क्या राय रखता है आपके प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो ये ई कॉमर्स के अंदर ये सारी डाटा साइंस की एप्लीकेशन थी। तो आज हमने क्या देखा, हमने स्कोप देखा डाटा साइंस का, उसकी बिज़नेस डोमेन्स में जो हमने देखा कि बिज़नेस में कैसे काम करता है, और हमने इसकी कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखी, और वो मैंने आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन की। तो आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।